हाय गाइस, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू इम्प्लीमेंट यूजर रजिस्ट्रेशन इन ASP.NET MVC। तो यहाँ पे मैंने एक डेमो प्रिपेयर करके देखा है जो हम आज के इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक टेबल मैंने लिया हुआ है जो कि अभी एम्प्टी है। अगर टेबल एम्प्टी होगा तो यहाँ पे मैसेज दिखाएंगे नो रिकॉर्ड फाउंड। अब मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँगा रजिस्टर। तो इसके अंदर मैंने बेसिक वैलिडेशन किए हुए हैं जो कि है रिक्वायर्ड वैलिडेशन और ईमेल वैलिडेशन यहाँ पे हमने किया है। जबकि हम नॉर्मल लिखते हैं तो उसके बाद ये दिखाई देगा कि प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल। उसके बाद हम एक रिकॉर्ड ही एंटर करके देख लेते हैं। और पासवर्ड के लिए भी हमने वैलिडेशन लगाया है कि अगर पासवर्ड की दोनों प्रॉपर्टी अगर मैच नहीं होती, री एंटर पासवर्ड एंड पासवर्ड डू नॉट मैच, तो ये भी वैलिडेशन हमने ऐड किया है। अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यूज़र एडेड सक्सेसफुली। अगर मैं सेम यूज़र को सेम ईमेल आईडी के साथ यूज़र को ऐड करूँगा तो ये मुझे एरर दे देगा। ठीक है, यूज़र एग्जिस्ट विद द ईमेल आईडी ऑलरेडी। अब हम डैशबोर्ड पे जाएंगे तो जो रिकॉर्ड हमने ऐड किया था तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक MVC प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो इस वीडियो के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2019 एंड SQL सर्वर 2019। अगर आपने SQL सर्वर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो आप मेरी चैनल पे जाके SQL सर्वर का स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख सकते हैं, और यहाँ पे मैं आई बटन पे भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है .NET फ्रेमवर्क। यहाँ पे जो पहला जो हमें टेम्पलेट मिल रहा है उस पे हमें क्लिक करना है, नेक्स्ट। और हमें प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ यूज़र ऐप, और इसकी मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूँ अभी, ड्राइव ट्यूटोरियल। फोल्डर सिलेक्ट कर लिया, क्रिएट। तो यहाँ पे हमें एम्प्टी सिलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है MVC। उसके बाद एज इट इज़ हमको रहने देना है, और उसके बाद क्रिएट। यहाँ पे मैं MVC भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन हम एम्प्टी से एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। अब मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन अभी रेडी है। जैसे कि हमने एम्प्टी सिलेक्ट किया था तो हमारे पास कोई कंट्रोलर नहीं है, कोई मॉडल भी नहीं है, एंड कोई व्यू भी नहीं है, एक्सेप्ट जस्ट वेब कन्फिग। .NET MVC के अंदर दो वेब कन्फिग होती है, एक व्यू के लिए होती है और एक जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए होती है। तो एक ये आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। तो कंट्रोलर भी मैं यहाँ पे एम्प्टी क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें दो कंट्रोलर की जरूरत पड़ने वाली है। एक तो है अकाउंट कंट्रोलर और एक है होम कंट्रोलर। तो अकाउंट कंट्रोलर इसलिए कि जो भी यूज़र रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी, जैसे कि हो गया लॉगिन, लॉगआउट, यूज़र रजिस्टर, फॉरगॉट पासवर्ड, रिसेट पासवर्ड, तो ये सारी चीज़ हम अकाउंट कंट्रोलर के अंदर डालेंगे। और जो होम कंट्रोलर है तो वो हम डैशबोर्ड के लिए यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम रीनेम कर रहा हूँ अकाउंट, और जो पीछे वाली चीज़ है हमें उसको नहीं छेड़ना है, एज इट इज़ हम यहाँ पे अकाउंट कंट्रोलर क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे एक्शन मेथड मिल रही है तो वो हमें नहीं चाहिए। हमें करना है यहाँ पे रजिस्टर, और इसके अकॉर्डिंग एक व्यू भी हमें क्रिएट करना है। तो सिंपली हमें इस पे या तो आप इस पे क्लिक करो, या तो यहाँ पे सिंपल ऐड व्यू पे राइट क्लिक करके ऐड व्यू कर सकते हो। तो उसके लिए भी हम एम्प्टी व्यू लेंगे अभी। तो व्यू का नाम हम भी एज इट इज़ रखेंगे, और टेम्पलेट में भी एम्प्टी रखेंगे। सिर्फ हमें यहाँ पे लेआउट पेज पे टिक करना है, क्योंकि वो हमारे लिए एक लेआउट पेज ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐड, तो हमारे पास जैसे कि हमने देखा था कि लेआउट हमने सिलेक्ट किया था, तो .NET फ्रेमवर्क ने हमारे लिए एक लेआउट पेज क्रिएट किया है जिसके अंदर बेसिक बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट पहले से उन्होंने ऐड करके दिया है।
यहाँ पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा बूटस्ट्रैप मीन सी एस, साइट डॉट सी एस एस, मॉडर्नाइजर एंड कुछ जे एस भी आपको मिलेगी। जबकि आप यहाँ पे देखोगे तो कोई आपको स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी, और कंटेंट के अंदर भी जाओगे तो कोई बूटस्ट्रैप की सी एस एस आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने दे रखा है। तो हम बूटस्ट्रैप भी ऐड करेंगे एंड जेक्वेरी भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज़ रन करके देख लेते हैं इसका व्यू कैसा है। ये हमें एरर इसलिए दे रहा है कि जब हम .NET MVC का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास MVC के अंदर एक रूट कॉन्फ़िग फाइल होती है। तो सबसे पहले जब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट आती है तो इस फाइल में आती है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आप देख सकते हो कि कंट्रोलर का नाम दिया हुआ है होम एंड एक्शन है इंडेक्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको फाइंड करने की कोशिश करेगा, जबकि हमारे पास ये कंट्रोलर ही पूरा नहीं है, तो वो एरर इसलिए दे रहा है। तो हम URL मैन्युअली URL इनपुट करके इसको एक्सेस करेंगे अभी। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहले आएगा वो आएगा अकाउंट। तो अकाउंट हमारे कंट्रोल का नाम है, और उसके बाद हमारी एक्शन का नाम रजिस्टर। ठीक है, तो हमें जो सिंपल रजिस्टर व्यू हमने क्रिएट किया था तो वो हमारे सामने है। लेकिन आप देख सकते हो कि CSS कुछ अभी ठीक नहीं है, क्योंकि हमने CSS ऐड नहीं की है। तो लेआउट पेज हमें सबसे पहले ठीक करना होगा। तो मैंने एप्लीकेशन स्टॉप कर दिया। अब न्यूगेट पैकेजेस हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सिंपली आप प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाइए मैनेज न्यूगेट पैकेजेस। उसके अंदर हमें jQuery सबसे पहले इंस्टॉल करना है। jQuery का मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ले रहा हूँ। उसके बाद jQuery वैलिडेशन हमें इंस्टॉल करना है। तो jQuery.validation यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें ये वाला पैकेज भी इंस्टॉल करना है, jQuery.unobtrusive.validation। तो ये दो पैकेज हमने इसलिए इंस्टॉल किए कि हम फॉर्म वैलिडेशन के लिए इसका यूज़ करने वाले हैं। इसके अगर हमने ये वाला पैकेज इंस्टॉल नहीं किया हो तो हमारा फॉर्म वैलिडेशन प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब लास्ट में हमें बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल करना है। बूटस्ट्रैप का भी मैं लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। तो हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। तो कंटेंट के अंदर हमको सारी CSS मिल जाएगी, एंड स्क्रिप्ट के अंदर हमारी सारी JS मिल जाएगी। एक तो है jQuery की और एक बूटस्ट्रैप की। अब हम लेआउट में आ जाएंगे। तो लेआउट में तो जब ज़्यादातर वेबसाइट में आप देखोगे कि CSS हम ऊपर रखते हैं हेड के अंदर, और जो जावास्क्रिप्ट की फाइल हम फूटर में रखते हैं, क्योंकि हमारी पूरी जो वेबसाइट होती है वो अच्छे से लोड हो जाए। क्योंकि jQuery फाइल लोड होने में थोड़ी देर लगाती है, तो इसलिए हम CSS ऊपर रखते हैं एंड जावास्क्रिप्ट की फाइल जो यहाँ पे नीचे रखते हैं। तो सबसे पहले इसको हमें हटाना है। अब site.css जो कि डिफ़ॉल्ट CSS फाइल है उसको भी हमें रिमूव करना है। अगर हमने यहाँ से रिमूव किया है तो इसको यहाँ से ढूंढ के भी रिमूव करना है। site.css डिलीट। ठीक। अब बूटस्ट्रैप min.css तो ये हमारे पास अब आ गई है, तो ये यहाँ पे सही है। अब jQuery, तो jQuery का आप देखोगे वर्जन हम पुराना है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल किया है। jQuery 3.6.0 है हमारे पास, तो यहाँ पे 6.0। अब बूटस्ट्रैप, तो उसका भी वर्जन देखा, बूटस्ट्रैप min.js, तो हमारे पास वैसे का वैसा ही है। दो चीज़ यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं, तो वो है एक वैलिडेट min.js यूज़ करेंगे, और एक है unobtrusive.validation।
min.js। तो आप देखोगे कि सारी जगह हमने min.js या फिर min.cs यूज़ किया है। तो वैसा क्यों? क्योंकि जो भी min फाइल होती है तो उसके अंदर स्पेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो स्पेस वगैरह कुछ नहीं होता, पूरा एक लाइन में सब कुछ किया होता है। तो हम कोई भी एक min फाइल ओपन करके देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरा बिना कोई स्पेस पूरी फाइल होती है, तो वो मिनिमाइज वर्जन फाइल होती है, तो इसलिए तो वो लोड भी जल्दी से हो जाती है। इसलिए हम CSS हो या JS दोनों में min.css या min.js यूज़ करते हैं। अब इसको रन करके देख लेते हैं। जब तक हम होम कंट्रोलर नहीं बना लेते तब तक हम इसको ऐसे URL से ही एक्सेस करेंगे। अकाउंट रजिस्टर, तो अब पहले से बेहतर यहाँ पे आपको व्यू दिख रहा है। तो अब हम जाएंगे बूटस्ट्रैप की साइट पे। तो हमें पहले तो ये इसका नेव बार ठीक करना है। तो हम नेव बार लेंगे बूटस्ट्रैप 5। यहाँ हमने बूटस्ट्रैप 5 का यूज़ किया, तो यहाँ पे लिखेंगे बूटस्ट्रैप 5 नेव बार। तो इसकी ऑफिशियल साइट पे हम जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेव बार हमें मिल गया है। तो हम ऐसा कुछ करेंगे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और जो हमारा डिफ़ॉल्ट नेव बार है, ये पार्ट बॉडी का पार्ट है, आप देख सकते हो रेंडर बॉडी। इसको एज इट इज में छोड़ देता हूँ और इसको अभी रिमूव नहीं करता। इसके पहले मैं देख लेता हूँ हमारी नेव बार कैसी दिख रही है। li तो हमें सिर्फ अभी के लिए एक ही li चाहिए, बाकी li मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ और इसको नाम मैं दे दूंगा डैशबोर्ड। URL में रख दूंगा home.index, home/index। और ये फॉर्म नहीं होगा, ये होगा div। हमें सर्च बॉक्स की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए लॉग आउट बटन ले लेते हैं, लॉग आउट, और इसका सक्सेस की जगह हम रख देंगे डेंजर। और नेव बार नाम हटा के हम हमारी एप्लीकेशन का नाम लिख देते हैं यूज़र ऐप। और ये पुरानी नेव बार जिसको हम डिलीट कर देते हैं। अब रन करके देख लेते हैं। अकाउंट रजिस्टर, तो अभी नेव बार हमने चेंज कर दिया है, ये कुछ अभी अच्छा लग रहा है। और भी बहुत इसने फुल स्क्रीन ले लिया है, तो हम इसे ठीक करेंगे। पीछे से सिर्फ हमें फ्लूइड हटाना है। रिलोड कर देते हैं, अब सही दिख रहा है। अब ये जो रजिस्टर आ रहा है हमारे रजिस्टर पेज के ऊपर से आ रहा है, जो कि इसके दोनों के बीच में मार्जिन अभी नहीं दिख रहा है। तो हम मार्जिन ऐड कर लेते हैं। लेआउट में वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमको एक एक व्यू के लिए नहीं करना, हमको सारे व्यू के लिए करना है। तो हमें करना है empty मीन्स मार्जिन टॉप हम दे देंगे 5। और फूटर रख लेते हैं अभी। रीलोड कर देते हैं। ठीक है, अभी इसने मार्जिन, दोनों के बीच में मार्जिन आ गया है, थोड़ा सा ज़्यादा, इसको कम कर देते हैं। रीलोड करते हैं, अब सही है। अब उसके बाद हमारे पास अब तक एक कंट्रोलर है एंड एक व्यू है जो कि जाएगा अकाउंट के अंदर, रजिस्टर व्यू है। अब हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप की साइट पे ढूंढेंगे फॉर्म, जो हमको रजिस्टर के लिए यूज़ करना है। तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं, इस पे आ जाते हैं, सिंपली पेस्ट कर देते हैं। अब रजिस्टर के लिए हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो
हम यहाँ पे आ जाएंगे वापस, मॉडल के अंदर कुछ भी नहीं है, राइट क्लिक किया, इसके अंदर एक फोल्डर बनाएंगे वीएम, उसके अंदर क्रिएट करेंगे वीएम रजिस्टर। तो हमने वीएम रजिस्टर का एक मॉडल ऐड कर लिया। अब हमको क्या क्या प्रॉपर्टी चाहिए, तो हमें चाहिए पहले तो, या तो आप सिंपल लिखिए प्रॉप, फिर दे दीजिए टैब, 2 बार टैब दे दीजिए। फिर इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, हमें चाहिए फर्स्ट नेम। फिर इसको कॉपी करने के लिए कंट्रोल डी 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 डी, लास्ट नेम, एक ईमेल चाहिए होगा, पासवर्ड ले लेंगे, अब इसके अलावा 3 फील्ड ऐसी है जो हम यूजर से इनपुट में नहीं लेने वाले, वो हम बैकएंड से जनरेट करने वाले हैं। तो वो एक फील्ड है इसकी आईडी, जो कि यूनिक होनी चाहिए, GUID ID गेट सेट, और एक होगा पब्लिक स्ट्रिंग क्रिएटेड ऑन, लास्ट लॉग्ड ऑन। तो मैंने डेट के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है, क्यों? क्योंकि डेटाबेस से जब कोई प्रॉपर्टी आएगी तो हम उस डेट को कन्वर्ट करके स्ट्रिंग फॉर्मेट में शो करने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे डेट टाइम की प्रॉपर्टी को स्ट्रिंग टाइप दिया है। तो हमारा अभी मॉडल तैयार है। अब इसमें हम वैलिडेशन ऐड करेंगे। वैलिडेशन हम कौन सी प्रॉपर्टी में लगाएंगे, जो हम यूजर से इनपुट में लेने वाले। तो यूजर से इनपुट में लेने वाली प्रॉपर्टी के अंदर हम रख देंगे रिक्वायर्ड, तो वो तो सारी प्रॉपर्टी में हम रख देंगे। अब जब आपको यहाँ पे रेड लाइन, आपको अंडरलाइन दिखेगी, तो उसका मीनिंग ये है कि आपने वो क्लास यहाँ पे दिया है, या तो आप कोई फंक्शन यूज कर रहे हो जो आपने यहाँ पे नेम स्पेस में कोई डिफाइन नहीं किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप सिंपली इस पे डाउन एरो पे क्लिक करके इंटेलिजेंस देख सकते हैं और इसको क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और दूसरा शॉर्टकट तरीका है कि आप इस पे क्लिक कीजिए, सिंपल कंट्रोल डॉट दबाइए, कंट्रोल डॉट, तो एनोटेशन आपको इंटेलिजेंस खुल जाएंगे, उस पर एंटर कर दीजिए तो नेम स्पेस ऐड हो जाएगी। अब रिक्वायर फील्ड सारी प्रॉपर्टी को मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी, और इसको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हम यूजर से इसको इनपुट में नहीं लेने वाले। अब एक और वैलिडेशन हमें लगाना है ईमेल के लिए, क्योंकि ईमेल कुछ भी नहीं हो सकता, ईमेल का एक फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर। तो उसके लिए हम लिखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो ईमेल के लिए है। अब मैं जब आप स्पेस दोगे तो आपको एक इंटेलिजेंस मिलेगा एरर मैसेज, तो मैं कस्टम एरर मैसेज लिख देता हूँ, एंटर वैलिड ईमेल, ठीक है, ये हो गया। अभी हमें पासवर्ड के लिए करना है, पासवर्ड के लिए कंपेयर करना है हमें कंपेयर। तो कंपेयर आप कौन सी प्रॉपर्टी के साथ करने वाले हो, तो कंपेयर में करने वाला हूँ इस वाली प्रॉपर्टी के साथ, तो इसको मैं लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मॉडल्स के अंदर एक और फोल्डर ऐड किया है वीएम, और उसके अंदर मैंने वीएम रजिस्टर करके एक मॉडल बनाया। ऐसा क्यों किया, हम डायरेक्ट भी यहाँ पे रजिस्टर मॉडल करके एक व्यू मॉडल बना सकते थे, लेकिन अभी हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी ऐड नहीं की है। तो जब डेटाबेस कनेक्टिविटी हम ऐड करेंगे तो वो भी हमारे, तो डॉट नेट भी हमारे लिए एक मॉडल जनरेट करेगा,
जितने भी हमारे पास टेबल होंगे उतने हमारे पास मॉडल जनरेट हो जाएंगे। लेकिन जब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक तो ये वाली प्रॉपर्टी है री पासवर्ड, जो हमारे टेबल में नहीं होगी। तो वैसे करके जो प्रॉपर्टी है एक्स्ट्रा जो हम ऐड करने वाले हैं, तो वो हम डेटाबेस वाले मॉडल के अंदर नहीं ऐड कर सकते। अगर हमने की तो वो हमें एरर दे देगा, कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए जब भी बात आती है कि हम कोई भी मॉडल को व्यू व्यू के साथ अटैच करके दिखाने वाले होते हैं, तब हम उसका नाम रख देते हैं व्यू मॉडल। और आपको कई बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज व्यू मॉडल। तो जब भी कोई मॉडल हम व्यू के साथ अटैच करके ब्राउजर में दिखाने वाले होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं व्यू मॉडल। क्योंकि मान लो कि हमको मल्टीपल टेबल्स का यूज करके एक व्यू जनरेट, एक मास्टर व्यू दिखाना है वेब पेज पे, तो उस केस में हमारे पास बहुत सारे टेबल की प्रॉपर्टी एक ही मॉडल में आ जाएगी। और तो वो सारी चीज़ें हम डेटाबेस वाले मॉडल के अंदर तो ऐड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक व्यू मॉडल बनाते हैं और इसी तरह हम यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने मॉडल क्रिएट कर दिया है। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसे हम निकाल देंगे। एक तो इसे निकाल देंगे, इसको भी निकाल देंगे, और ईमेल एड्रेस। तो अब जबकि हम MVC यूज़ कर रहे हैं, तो हम HTML हेल्पर का यूज़ करने वाले हैं। HTML हेल्पर बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप @ करके HTML करके जो लिखते हो, तो बाकी तो जो प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करते हो उसके बाद, तो उसे HTML हेल्पर बोलते हैं। और जब भी आप सिंपल @ करके जो ऐसे करते हो, इसे रेजर सिंटैक्स बोलते हैं, जैसे कि ऊपर अभी आपने किया हुआ है। तो उसका मीनिंग क्या होता है, जब भी आप @ करके ओपनिंग ब्रास करते हो, तो मीनिंग कि आप C# का कोड लिखने वाले हो। और अगर आप @ करके HTML लिखोगे, तो आप HTML का कोई कंट्रोल या एलिमेंट यूज़ करने वाले हो। तो वो तो इस यहाँ पे आपको सारे HTML के एलिमेंट मिल जाएंगे, जैसे कि चेक बॉक्स है, इनपुट है, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड फॉर, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वो क्या करती है, कन्वर्ट, वो लास्ट में जाके HTML में ही कन्वर्ट करती है। तो जो हमारे पास यहाँ पे लेबल है, एक तो इनपुट टाइप है, और जो नीचे वाला डिव है, तो उसको तो हम हटा ही देंगे। यहाँ पे हम एरर मैसेज लिखने वाले हैं। और फॉर्म को भी हम रिप्लेस कर देंगे HTML हेल्पर की मदद से। तो आइए सबसे पहले फॉर्म को ही हम चेंज कर लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर पहले हम लिखेंगे, ओके, पहले HTML डॉट बिगिन फॉर्म। तो यहाँ पे आएगी हमारी मेथड का नाम। मेथड का नाम क्या होगा, रजिस्टर। उसके बाद आएगा कंट्रोलर का नाम, कंट्रोल का नाम आएगा अकाउंट। उसके बाद जैसे ही आप कॉमा करोगे, आपको इंटेलिजेंस मिल जाएंगे फॉर्म मेथड। तो लिखना है फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट, कॉमा। अब आपको HTML एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, जो हमारा क्लास आप देना चाहते हो, CSS वगैरह। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ न्यू क्लास इज इक्वल टू रो दे दिया। ये जो सारे क्लास में लिख रहा हूँ वो है बूटस्ट्रैप के प्री डिफाइंड क्लास है। कंटेंट जस्टिफाई, ये क्लास क्या करेगा, पूरे कंटेंट को सेंटर में दिखाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं ले लेता हूँ यूजिंग ये हो गया। और फॉर्म को हटा देंगे, फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम लेबल को रिप्लेस करेंगे, उसके लिए HTML डॉट लेबल। तो जब भी आप लेबल यहाँ पे देख रहे हैं कि लेबल एंड लेबल फॉर आपको दिख रहा है, तो फॉर का जब पीछे फॉर आता है, तो उसका मीनिंग ये है कि आप इस वाले कंट्रोल को किसी मॉडल की प्रॉपर्टी के साथ बाइंड करने वाले हो। तो मैं यहाँ पे लेबल फॉर ले रहा हूँ। और अब कौन सी प्रॉपर्टी के साथ मुझे बाइंड करना है, तो वो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे तो यहाँ पे
मॉडल ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। मॉडल कैसे डिफाइन करते हैं, तो @मॉडल और उसके पीछे मॉडल की नेम स्पेस देनी होती है। तो मॉडल की नेम स्पेस देखने के लिए हमको इस वाले क्लास के अंदर जाना है जो यहाँ पे ओपन है। तो आप देख सकते हो कि यूज़र ऐप मॉडल VM। अब यूज़र ऐप क्यों यहाँ पे डायरेक्ट आया, तो आप देख सकते हैं कि आपकी नेम स्पेस कहाँ से स्टार्ट होती है। तो जब आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाओगे तो आपकी प्रोजेक्ट जो होता है तो वो नाम होता है, उसके बाद मॉडल्स और उसके बाद VM और उसके बाद हमारे क्लास फाइल का नाम। तो इस तरह के ये बनता है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट किया और हम उसके बाद हमारे मॉडल का नाम। तो हमने इस वाले व्यू को मॉडल से बाइंड कर लिया। अब मेरे को इसकी प्रॉपर्टी के साथ भी बाइंड करना है, तो उसके लिए मैं अब पॉइंटर का यूज़ करूँगा। अब मैं जब m डॉट करूँगा तो मेरी मॉडल की सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। तो अब मैं इसको किसके साथ बाइंड करना चाहता हूँ, तो हो जाएगा फर्स्ट नेम। ठीक है, अब उसके बाद HTML एट्रीब्यूट मैं दे दूंगा, हमें देने हैं क्लास। क्लास मैंने लिख दिया और क्लास मुझे क्या देना है, फॉर्म लेबल। अब मैं इसको हटा दूंगा। सेम वे कंट्रोल D, तो एक लाइन कॉपी कर लेगा। टेक्स्ट बॉक्स फॉर फर्स्ट नेम का आ जाएगा और उसके लिए क्लास हमें लेना है फॉर्म कंट्रोल। अब मैं फिर से कंट्रोल D करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे एरर मैसेज के लिए। कि एरर मैसेज हम कहाँ दिखाने वाले हैं, तो वैलिडेशन मैसेज फॉर। तो वैलिडेशन मैसेज क्या होगा, जो हमने यहाँ पे जो सारी प्रॉपर्टी ऊपर डिफाइन किया है रिक्वायर्ड, तो कोई इसके अलावा हमने कहीं पे भी कस्टम एरर मैसेज नहीं लिखा है। तो जो सिस्टम जनरेटर जो मैसेज होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक और प्रॉपर्टी जो हमने नहीं दी। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मार्क कर रहा है वैलिडेशन मैसेज। तो जब भी आप ये वाला कंट्रोल यूज़ करोगे तो ये एक्सपेक्ट करेगा वैलिडेशन कस्टम मैसेज। अगर आपको कुछ नहीं देना है तो सिंपली आप इसे एम्प्टी छोड़ दीजिए। तो वो क्या करेगा, जो जो भी सिस्टम जनरेटेड या तो आपने जो यहाँ पे दिया होगा वो मैसेज शो कर देगा। तो ये हमारा हो गया पूरा कंट्रोल रेडी। फर्स्ट नेम के लिए हमने कर दिया। अब हमें करना है सारे, अब मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो ऐसा ही हमें सारी प्रॉपर्टीज के लिए करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पासवर्ड एंड री एंटर पासवर्ड के लिए पासवर्ड फॉर कंट्रोल का यूज़ किया है, ताकि जो यूज़र जो लिखने वाला है वो डॉट डॉट फॉर्मेट में हमको दिख जाए। अब इसको सिंपली ऐसे ही रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है और नीचे क्या आ रहा है, स्पान क्लास आ रहा है, वैलिडेशन मैसेज फॉर। ठीक है, इसको हटा देंगे। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सबके अंदर हमने दे दिया है फॉर्म कंट्रोल, तो वो आ जाएगा टेक्स्ट डेंजर। वो कंट्रोल नहीं है, वो एज ए लेबल शो करेंगे। वो सबके अंदर चेंज कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, फिर से रिलोड कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब चला गया है, इसको सबमिट करता हूँ। तो सारी चीज़ें वैलिडेशन आ रहा है। ईमेल का वैलिडेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज एंटर वैलिड ईमेल।
तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ तो नीचे एरर मैसेज जाता नहीं है, तो देखना पड़ेगा अभी कि क्या हुआ है। कि लेआउट में जाएंगे, ओके, तो दो जेएस हमें चाहिए जो वैलिडेट प्रॉपर से करे, तो उसके लिए मैं इसको पहले अनकमेंट कर देता हूँ। तो प्रॉपर वैलिडेशन के लिए हमको ये दोनों जेएस चाहिए जे क्वेरी की, तो तभी ये काम करेगा। फिर से मैं इसको रिलोड कर देता हूँ, कंटिन्यू। अब मैं कुछ टाइप करके देखता हूँ यहाँ पे, तो जैसे मैं टैप कर रहा हूँ तो जैसे आप देख सकते हो तो वो एरर चली जा रही है। मेरे को फिर से सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको फिर से हटा देता हूँ तो एरर्स हो जाएगी, इसको भी हटा देता हूँ, एरर्स हो जाएगी। तो ये वैलिडेशन भी सही से काम कर रहा है ईमेल वाला, कि एंटर वैलिडेशन या तो फील्ड रिक्वायर अगर फिलअप है तो वैलिडेशन ईमेल एंटर प्लीज वैलिड ईमेल। तो मैं वैलिड ईमेल डालता हूँ sample@email.com, तो वैलिडेशन चला गया। पासवर्ड का भी देख लेते हैं, तो पासवर्ड भी सही चला है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और टाइप करता हूँ तो फील्ड डू नॉट मैच, तो वैलिडेशन हमारा सही है, व्यू के सारे कंट्रोल हमारे सही है। अब हमें इसको थोड़ा सा ठीक करना है क्योंकि इसने फुल विथ में शो कर दिया है, तो हमें इसको पहले तो हाफ में शो करना है। तो जो उसका मैं लेआउट फाइल को क्लोज कर देता हूँ, तो इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे एक और डिव ले लेते हैं, डिव क्लास कॉलम MD6। तो बूटस्ट्रैप की जो पूरा व्यू सिस्टम होता है तो वो कॉलम बेसिस पे होता है, कि जो आप कॉलम शो करने जा रहे हो, जो व्यू पूरा शो होगा, तो वो अगर आपने कुछ डिफाइन नहीं किया तो वो कंसिडर कर लेगा 12। तो 12 का मीनिंग होता है कि फुल व्यू। तो यहाँ पे मैंने दिया है 6, तो वो क्या करेगा, हाफ व्यू का पूरा हाफ दे देगा, तो यहाँ पे वो हाफ में आ जाएगा, इसकी जो व्यू आ जाएगा हाफ हो जाएगा और ये दिखेगा हमें सेंटर में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्लास ऐड किया है जस्टिफाई सेंटर। अब यहाँ तक उसको कवर कर लेते हैं ड्यू। अब इस कोड को सही करने के लिए Ctrl+K+D, तो ये पूरा सही हो जाएगा, कोड अलाइन हो जाएगा पूरा कोड। अब इसको रिलोड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन जो हमारा कंटेंट दिख रहा है वो सेंटर में नहीं दिख रहा है। देखते राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखते कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो फॉर्म में क्लास एंटर हुआ है, कंटेंट जस्टिफाई सेंटर, सर्च कर लेते हैं कंटेंट जस्टिफाई। ओके, तो हमने कुछ गलत लिखा था, तो आएगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर आएगा। तो इस कॉपी किया, पेस्ट किया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, रीलोड कर देते हैं। ठीक है, फॉर्म अब आ रहा है सही जगह पे। इसका टाइटल हमको नहीं दिख रहा है, टाइटल हमें चाहिए भी नहीं अभी के लिए। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दोनों को एक लाइन में शो कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसको मिनिमाइज किया, इसको मिनिमाइज किया और इसको भी ले लेते हैं एक और डिव में। ठीक है, और दे देते हैं इसको क्लास रो और इसको दे देंगे कॉलम MD6, सेम वे कॉलम MD6।
रीलोड कर देते हैं। ठीक है, अब सही दिख रहा है। अभी इसके ऊपर कुछ स्पेस हमको चाहिए, तो देंगे मार्जिन टॉप 3, तो अभी सही दिखना चाहिए। अब सही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पोस्ट मेथड हमको बनानी होगी। जो हमने पहले से बना रखी है। अब तो डिबग करके पहले देख लेते कि इसके अंदर डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाम डाल दिया, ईमेल, सबमिट। अब इस पे तो ईमेल आ गया, फर्स्ट नेम, आईडी हम बैकएंड से जनरेट करने वाले हैं, लास्ट लॉगऑन डेट भी हम बैकएंड से जनरेट करने वाले हैं, लास्ट नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, री एंटर पासवर्ड आ गया। ठीक है, जो डेटा हम यहाँ से भेज रहे हैं वो हमें बैकएंड में मिल रहा है। सिंपली स्टॉप कर लूँगा, मॉडल क्लोज कर दूंगा, इसको सेव। अब आके सारा कुछ, अब मॉडल के अंदर हमको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि डेटाबेस कनेक्टिव में यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो सिंपली मॉडल्स पे राइट क्लिक, ऐड किया और न्यू आइटम कर देंगे। उसके बाद डेटा पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है। तो बिफोर क्रिएटिंग डेटाबेस मॉडल, तो पहले हम पहले डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर पे आ गया हूँ। अगर आपने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं किया है तो आप मेरी चैनल पे जाके स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन का वीडियो मैंने दे रखा है, 2019 का वीडियो डेवलपर एडिशन। तो आप वहाँ से जाके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लॉगिन कर लिया है मेरे डेटाबेस के अंदर। अब मैं डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करूँगा और न्यू डेटाबेस ऐड करूँगा। तो डेटाबेस का नाम मैं दे रहा हूँ यूज़र ऐप, और कुछ नहीं करना, सिर्फ ओके कर देना है। अब यहाँ पे टेबल्स के फोल्डर के अंदर टेबल्स पे राइट क्लिक करके न्यू पे करके टेबल। तो सबसे पहली हम यहाँ पे जो भी कॉलम हमको चाहिए वो हम डिफाइन करेंगे। आईडी कॉलम होगी, उसका नाम होगा यूनिक आइडेंटिफायर। उसके बाद आएगा फर्स्ट नेम, ठीक है। हमने जो फील्ड्स हमको चाहिए थी वो यहाँ पे डिफाइन कर लिए, लेकिन अब कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है जिसको हम अलाउ नल कर सकते हैं। तो एक तो इसको अलाउ नल कर सकते हैं, और बाकी सारी चीज़ें हमको चाहिए। अलाउ नल्स नहीं, अलाउ इनको अनटिक करना पड़ेगा सबको, सिर्फ इस वाली फील्ड को हमें अलाउ नल रखना है। अब इसको प्राइमरी की बना देंगे, सेट प्राइमरी की। अब सेव कर देंगे, नाम दे देंगे टेबल का नाम रजिस्टर। सेव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली कंट्रोल एस दबा देना है, या तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यूज़र रजिस्टर। तो हमारा टेबल बन चुका है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश कर दूंगा, टेबल हमारा आ गया। क्वेरी लगा के देख लेते हैं, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम यूज़र रजिस्टर। ठीक है, सारी कॉलम सही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड एंड लॉग इन। अब आ जाते हैं वापस इस पे, यहाँ पे हमने लिखा था, मॉडल का नाम दे देते हैं यूज़र ऐप मॉडल। ऐड किया,
इन सब में से आपको ये वाला चूज़ करना है क्योंकि हम डेटाबेस परफॉर्म करने वाले हैं। तो एमवीसी के अंदर तीन टाइप से आप डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हो। एक तो है डेटाबेस फर्स्ट, दूसरा है मॉडल फर्स्ट, तीसरा है कोड फर्स्ट। तो तीनों का मेथड अलग अलग है। तो हम डेटाबेस फर्स्ट का तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटाबेस रेडी होता है और उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग हम सारे मॉडल्स क्रिएट करके हमको जब कनेक्टिविटी करनी हो तो हम यहाँ पे डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच चूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसको फर्स्ट पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट, अब न्यू कनेक्शन पे जाना है। अब आपको यहाँ पे अपने सर्वर का नाम देना है। सर्वर का मीन्स अपने एसक्यूएल सर्वर का नाम देना है। तो एसक्यूएल सर्वर के नाम के लिए अगर आपको पता नहीं होता तो आप यहाँ पे डॉट कर सकते हो, या तो जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो तब आपको पता होगा, जब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि मेरे सर्वर का नाम है डेस्कटॉप, ये वाला। तो इसको कॉपी करने के लिए मैं फिर से इस पर क्लिक करके कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया और ऑथेंटिकेशन के अंदर मैं डाल लूँगा एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। जब भी आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो तब आप एक पासवर्ड जनरेट करते हो, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, जब आप ये कर दोगे तो आपके पास सारे टेबल्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर नहीं आ रही तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख लेना कि आपका कनेक्शन सक्सीड है या नहीं, मतलब कि जो आपने सर्वर का नाम दिया और पासवर्ड जो दिया है वो सही है कि नहीं। तो मैं अपने डीबी को चूज़ कर लूँगा। तो डीबी मेरा है यूज़र ऐप जिसके अंदर मेरा टेबल बना हुआ था। अब मैं ओके कर लेता हूँ। अब ये पूछ रहा है इंक्लूड सेंसिटिविटी था, यस। अगर नहीं करोगे तो आपका कनेक्शन सही से नहीं होगा और कोडिंग के अंदर आपको एरर आ जाएगी। जो मेरी कंटेक्स का नाम होगा यूज़र ऐप एंटिटीज, नेक्स्ट। लेटेस्ट वर्जन ही यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट। अब आपको टेबल सिलेक्ट करने में सारे टेबल सिलेक्ट कर लूँगा। अभी मैंने कोई व्यूज़ बनाए नहीं और स्टोर प्रोसीजर में यूज़ करने वाला नहीं हूँ अभी। तो सिंपली सारे टेबल्स पे क्लिक कर लिया, फिनिश। तो इसने हमारे लिए एक मॉडल जनरेट कर दिया है। अब सॉल्यूशन में जाएंगे वापस। रेफरेंस में आप देखोगे तो एंटिटी फ्रेमवर्क के सारे आपको पैकेजेस आपको मिल जाएंगे। तो इससे मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ और वीएम हमारा जो हमने क्रिएट किया था वो है, और ये जो मॉडल्स जनरेट हुआ है एंटिटी फ्रेमवर्क की ओर से। तो जब आप देखोगे इसके अंदर ये वाली फाइल ओपन करनी है कंटेंट, और ये हमको यूज़ करना है कनेक्टिविटी के लिए। जब जब भी हम डेटाबेस के साथ कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट, तो उसके लिए हमको इसका यूज़ करना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, उसके अलावा इस वाले को मैं क्लोज कर देता हूँ, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, मिनिमाइज। और अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपका एक क्लास जनरेट हो गया, जब जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो अब इसके अंदर आप कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जो कि डेटाबेस के कॉलम में नहीं है, तो वो आप यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। जो जैसे कि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है और आप अलग से दे रहे हो तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्रिएट किया था वीएम मॉडल। इसको क्लोज कर देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमको देना है कि जो मॉडल हमको पास हुआ है पोस्ट रिक्वेस्ट से, तो वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखना है मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, और आगे आपको लिख देना है नॉट। अगर वैलिड नहीं है तो आप क्या करोगे, रिटर्न व्यू। अगर हमने रिटर्न व्यू कर दिया तो जिस भी फील्ड के अंदर वो सही नहीं होगा तो वो अपने आप ही मैसेज दे देगा। और उसके अलावा एक और भी फील्ड हम ऐड कर लेते हैं ताकि आसानी रहे। अलर्ट, तो हमको एक डेंजर वाला अलर्ट चाहिए। तो डेंजर को फाइंड कर लेते हैं, ये रहा डेंजर।
इसके नीचे रख दिया। जो जबकि हमने व्यू के अंदर रख दिया है तो वो सारे हर बार वो दिखेगा। तो इसके लिए मैं पहले इफ कंडीशन लगा देता हूँ कि इफ, जैसे कि आपको डॉट नेट कोड करने के लिए आपको लिखना होगा @ करके, तब आप डॉट नेट का कोड यहाँ पे लिख सकोगे, मीन्स सी शार्प का कोड। तो यहाँ पे मैंने ओपनिंग ब्रास लगाया, क्लोजिंग ब्रास, इसको यहाँ पे लिख दूंगा अगर व्यू बैग रजिस्टर एरर is not null, then जो मैसेज हमें बैकएंड से मिला है वो एज इट इज हम शो कर देंगे। अगर तो ये नल होगा तो ये वाला पार्ट कंपोनेंट दिखाएगा नहीं हमको। अब आ जाएंगे अकाउंट कंट्रोलर के अंदर, और जो हमने लिखा था फ्रंट एंड पे, तो वो लिख देंगे इनपुट डेटा इज नॉट वैलिड। ठीक है, अब आ जाएंगे, तो जैसे कि जो एंटिटी फ्रेमवर्क ने हमारे लिए वो क्लास बनाया था, मॉडल बनाया था, तो तो इस वाले मॉडल को हमें इस वाले मॉडल के अंदर मैप करना है, क्योंकि अगर ये वाला मॉडल हम डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर स्टोर करने जाएंगे तो वो एरर दे देगा। तो इसके लिए हमको 1 by 1 फील्ड मैप का यूज़ करना होगा। यूज़र रजिस्टर, मैं इसका ऑब्जेक्ट बना लूँगा यूज़र रजिस्टर। जैसा कि पहले बताया था कंट्रोल डॉट, तो सारी प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा। इंटेलिजेंस आ गए, मॉडल्स, तो यूज़र रजिस्टर इज इक्वल टू न्यू यूज़र रजिस्टर। ठीक है, तो अब इसके अंदर, तो जब भी आप कोई मॉडल की प्रॉपर्टीज फिल कर रहे हो या ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर कुछ कर रहे हो, तो आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको नाम दे दिया 1, और यहाँ पे सेमी कॉलन करके अब यूज़र रजिस्टर 1 डॉट सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएगी। तो ऐसे करके ऐसे मॉडल भी फिल कर सकते हो। लेकिन मैंने इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत होती है कि जब भी मान लो कि आपके पास मॉडल की प्रॉपर्टीज है 100 या 50, तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यूज़ कर लिया है, कौन सी प्रॉपर्टी मैंने फिल कर दी है। तो आपको जितनी बार वो लिखोगे, जैसे कि लिख दिया मैंने फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर से मैं इसको लिखूंगा रजिस्टर डॉट फर्स्ट नेम, तो मुझे दिखाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ, अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ फर्स्ट नेम दे दिया फर्स्ट नेम, अब जब मैं कंट्रोल डॉट करूँगा तो मुझे फर्स्ट नेम नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया। तो इसलिए मैं इस वाले सिंटैक्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट नेम को मैं किसके साथ बाइंड करूँगा, रजिस्टर डॉट फर्स्ट नेम, उसके बाद लास्ट नेम, अब आ जाएगा क्रिएटेड ऑन डेट टाइम डॉट नाउ। लास्ट लॉग्ड इन हम नहीं डालेंगे क्योंकि वो नलेबल है। अब हमें जनरेट करनी थी आईडी, तो आईडी के लिए करना है GUID डॉट न्यू GUID। तो GUID क्या होती है, तो GUID एक यूनिक स्ट्रिंग जनरेट करता है, एक यूनिक आईडी जनरेट करता है कि जो कभी डुप्लीकेट नहीं होती, वो अपने आप से एक नई जनरेट की करके आपको देगा। तो वो थोड़ा सा सिक्योर है कि इंटीजर से ज़्यादा वो सिक्योर है कि अगर आप कर देता है सीडिंग करते हो कि 1 2 3 4 5, तो इसके बदले आप GUID यूज़ कर सकते हैं।
इसको मैंने हटा दिया। अब सारी प्रॉपर्टीज आ गई है, कॉमा हटा दिया मैंने। अब डेटाबेस में सेव करने के लिए सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा कंटेक्स्ट का, जो मैंने आपको बताया था। इस पे जाओगे, सॉरी इस पे जाओगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा डीबी कंटेक्स्ट है, न्यू कर लिया। अब तो इसको भी एक अलग सिंटेक्स से लिखते हैं, यूजिंग इसको उठा के इसके अंदर रखते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि जो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसका स्कोप सिर्फ इसी तक है, इसके बाद इसका स्कोप खत्म हो जाएगा। db डॉट यूजर रजिस्टर डॉट ऐड, जो हमने बनाया था वो ऑब्जेक्ट कॉपी करके यहाँ पे रख लेते हैं। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आपको लिखनी है, सेव चेंजेस। अगर ये नहीं लिखा तो डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होगा। ये हो गया। अब सेव करने से पहले हमको ये भी तो चेक करवाना है कि यूज़र सेम ईमेल से ऑलरेडी एग्जिस्ट है कि नहीं। तो उसके लिए आपको एक और चेक लगाना है आगे, इज एग्जिस्ट। तो उसके लिए db डॉट यूजर रजिस्टर्स any, तो ये जो मैं लिख रहा हूँ उसे लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो x हमारा पूरे सारी कॉलम का नेम, जो कॉलम यहाँ पे दिख रही है। तो x डॉट ईमेल डॉट टू लोअर इज इक्वल टू, जो हमें इस वाले मॉडल के अंदर मिल रही है वो रजिस्टर डॉट ईमेल डॉट टू लोअर। अगर वो मिल जाए तो जब आप यहाँ पे एनी पे माउस ओवर करोगे आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप में आपको डेटा रिटर्न करेगा। तो ये रिटर्न करेगा बूल के अंदर। तो अगर ये मैच हो जाता है डेटाबेस की प्रॉपर्टी के डेटाबेस की डेटा के साथ, तो मतलब यूज़र एग्जिस्ट है। अगर एग्जिस्ट है तो हमें क्या मैसेज दिखाना है, इफ इज एग्जिस्ट। तो आपको करना है रिटर्न, तो व्यू कर लेते हैं पहले। अब उसके बाद एरर भी शो करना है। उसके लिए अब मैं लिख देता हूँ, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ ईमेल आईडी रजिस्टर डॉट ईमेल। अगर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो रिटर्न डायरेक्ट रिटर्न यहाँ से हो जाएगा और ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ पे आ जाएगा और मॉडल की प्रॉपर्टीज फिलअप करके इसके साथ सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम रन करके देख लेते हैं। sample@email.com पासवर्ड डिबग पॉइंट मैंने लगा के रखा है। सेव कर ले, सबमिट, यहाँ पे आ गया। ठीक है, मॉडल स्टेट वैलिड है। ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इज एग्जिस्ट तो फॉल्स, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। ये वाली प्रॉपर्टी फिल कर देगा, ऐड किया तो यहाँ पे अभी तक ये वाला ऐड हुआ है। अब मैं इसको सिर्फ एग्जीक्यूट करके देखूंगा तो रिकॉर्ड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक सेव चेंजेस नहीं हुआ है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, सॉरी एग्जीक्यूट। तो जो मैंने यहाँ से एंटर किया था वो डेटाबेस में सेव हो चुका है। अब आगे जाते रिटर्न व्यू। ठीक है, फॉर्म तो हमारा सही से सेव हो चुका है डेटाबेस के अंदर, लेकिन एक दिक्कत आप यहाँ पे देखो,
एक दिक्कत आप यहाँ पे देखोगे कि फॉर्म सबमिट होने के बाद जो वैल्यू है वो क्लियर नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, अगर तो वो फॉर्म सही से हो रहा है तो हमको लिखना है मॉडल, मैं स्टॉप कर दूंगा। जब भी हम HTML का कोड करते हैं तो हमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन C# का कोड लगते हैं तो हमको स्टॉप करके लिखना पड़ता है, मॉडल स्टेट डॉट क्लियर, सिंपली ये लिख देना है। उसके बाद हमारा फॉर्म स्टेट क्लियर हो जाएगा। अब रन करके देख लेते हैं। लिख दिया अकाउंट रजिस्टर ए, ईमेल चेंज करना पड़ेगा 1 सबमिट सेव किया, मॉडल स्टेट क्लियर, रिटर्न व्यू। ठीक है, अब देख रहे हो कि आप फॉर्म क्लियर हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हमको सक्सेस मैसेज भी दिखाना है कि यूज़र को कि फॉर्म सही से सेव हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए वापस बूटस्ट्रैप की साइट पे, और जो इसमें से कोई हम एक पिकअप कर लेंगे, तो मैं सक्सेस वाला पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे व्यूज़ के अंदर आ जाऊँगा और सेम इसके नीचे रख दूँगा सेम कंडीशन, लेकिन उसका जो व्यू बैक का प्रॉपर्टी हम अलग यूज़ करने वाले हैं, तो उसका नाम आ जाएगा रजिस्टर। तो ये जो नाम है आप कोई भी रख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ये नाम मैच होना चाहिए अपने बैकएंड से, जिस यहाँ जो हम यहाँ से सेट करने वाले हैं। तो अगर तो ये सही हो रहा है तो हमें दे देना है व्यू बैक डॉट यूज़र एडेड सक्सेसफुली। तो हमने मैसेज ऐड कर लिया, ये सेव नहीं करेगा, कोड वैलिड नहीं है, क्योंकि इसको स्टॉप करके फिर से रन करना पड़ेगा। सक्सेस मैसेज दे दिया, रजिस्टर सक्सेस, इस पे आ गए। अगर नॉट नल है तो ये वाला मैसेज दिख जाएगा, लेकिन कस्टम मैसेज नहीं आएगा, डायनेमिक मैसेज जो हम पीछे से सेट करेंगे बैकएंड से डॉट। ठीक है, अब हमारा कोड कुछ सही है। फिर से रन करके देख लेते हैं। मैं सेम यूज़र डालने का ट्राई करता हूँ, sample1 पासवर्ड सबमिट F5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, हमारा वैलिडेशन जो एरर बैकएंड से हमने भेजी है वो काम कर रही है, यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट विथ। अब मैं तीसरा यूज़र ऐड करके देखता हूँ, सैम्पल ईमेल 2। एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि अगर एरर आ रही है तो फॉर्म क्लियर नहीं होना चाहिए। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको हटा दिया, सबमिट, ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसको फिलअप कर देते हैं, सबमिट। तो आप देखोगे कि फॉर्म हमारा क्लियर नहीं हो रहा है। तो वो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे HTML हेल्पर का यूज़ किया है। अगर हमने यहाँ पे सिंपल HTML यूज़ किया होता, दैट इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स, तो ये क्या होता, पूरा फॉर्म क्लियर हो जाता। तो वो गलत चीज़ है, इसलिए हम HTML हेल्पर का यूज़ करते हैं। मान लो कि आपके पास अगर 50 या 100 फील्ड का कोई बड़ा फॉर्म है, जिसके अंदर आप स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 के लिए प्रोसेस से कोई फॉर्म से करवा रहे हो और उसमें एरर आ गई तो पूरा फॉर्म क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए आप सजेस्ट करता हूँ कि आपको HTML हेल्पर का यूज़ करना चाहिए। अब कोई नया यूज़र ऐड कर लेते हैं, पासवर्ड ऐड सबमिट। तो यहाँ पे एरर हट के जो सक्सेस मैसेज जो हमने ऐड किया था वो शो हो जाएगा। तो अभी सही काम कर रहा है, फॉर्म भी क्लियर हो गया, एरर मैसेज भी हमने शो करवा दी, सक्सेस मैसेज भी शो करवा लिया। लेकिन अब हमको डैशबोर्ड पे यूज़र जो, अब मैं यहाँ पे दिखा दूँ एग्जीक्यूट, तो जो यूज़र हमने ऐड किए वो सारे यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं और हमें डैशबोर्ड पे उसको दिखाना है। तो डैशबोर्ड के अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास होम कंट्रोलर नहीं है, इंडेक्स मेथड भी नहीं है। तो इसको सिंपली स्टॉप किया,
मिनिमाइज कंट्रोलर में जाएंगे, उसके बाद एक नया कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, ऐड करेंगे एम्प्टी कंट्रोलर और होम ऐड किया। तो फिलहाल हम इसका नाम वैसा ही रख देते हैं और व्यू जो हमने पिछले ऐड किया था वैसा ही सिंपली एक्शन मेथड पे रह के राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, एमवीसी व्यू, इंडेक्स नाम वैसे का वैसा ही, यूज़र लेआउट पेज कोई हम पे अगर इस पे यहाँ पे हम टेम्पलेट चूज करेंगे तो ऑटो जनरेट एचटीएमएल जनरेट करेगा, लेकिन हमें ऑटो जनरेटेड एचटीएमएल नहीं चाहिए, विदाउट एनी मॉडल और एनी टेम्पलेट हम जा रहे हैं आगे, नेक्स्ट। ठीक है, इसको वैसे ही लोड कर लेते हैं। अब वो एरर नहीं आएगी जो आ रही थी, अब वो डायरेक्ट लोड हो जाएगा होम इंडेक्स, क्योंकि हमने हम होम कंट्रोलर ऐड कर लिया है। ठीक है, वो सही है अभी। अब हमको ग्रिड चाहिए जिसके अंदर हम डेटा शो करेंगे, ग्रिड सिस्टम नहीं, टेबल। तो ऐसा कुछ हमें चाहिए, तो इसको कॉपी कर लूँगा, वापस अपने व्यू पे आ गया। तो टी बॉडी को मिनिमाइज कर लूँगा सबसे पहले, यहाँ पे लिख दूंगा यूजर्स। ठीक है, हमारी जो कॉलम आएगी तो एक तो आ जाएगा नेम, फिर आ जाएगा ईमेल, फिर आ जाएगा क्रिएटेड ऑन, एक और है पासवर्ड, लेकिन पासवर्ड हम नहीं दिखा सकते ऐसे। अब आ जाएगा लास्ट लॉग्ड ऑन। ठीक है, इतनी फील हम दिखाएंगे अभी। अब बॉडी के अंदर अगर मैं जाऊँ तो स्टैटिक डेटा है, तो इसको हटा के मैं डायनेमिक डेटा शो करने वाला हूँ, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, इसको हटा दिया। तो जितनी हमारे पास हेडर में कॉलम है उतनी हमारी रो में भी होनी चाहिए, तो उसके लिए एक और ऐड करना है, कंट्रोल डी। अब रन करके रीलोड करके देख लेते हैं। ठीक है, टेबल सही से दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, डी कॉपी करके इसके अंदर क्लास दे दिया कॉलम MD8, रीलोड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अभी सेंटर में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी एक ड्यू बनाएंगे, ड्यू, इसको कॉपी करके मिनिमाइज के कंट्रोल KD, ताकि कोड अलाइन हो सके। क्लास हमें क्या देना है कि जो हमने इसके अंदर दिया था, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। रीलोड कर देते हैं, कुछ नहीं हुआ, क्यों? रो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, अब सही से आ रहा है, लेकिन टेबल के अंदर हमको कुछ प्रॉपर्टीज देनी है, मार्जिन टॉप 3, ताकि इस दोनों के बीच में सही से मार्जिन आ जाए, मार्जिन 5। ठीक है, अब हमको एक बटन भी यहाँ पे चाहिए कि जो हमको रजिस्टर वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर सके, तो उसके लिए रजिस्टर पेज पे आ जाएंगे, इसको कॉपी किया, नहीं इसको पूरा HTML हेल्पर से हम बटन बना लेंगे, HTML डॉट एक्शन लिंक,
तो जो टैग्स हम दिखाएंगे वो क्या होगा, रजिस्टर यूज़र, उसके बाद हमारी एक्शन का नाम, तो रजिस्टर कंट्रोलर का नाम। अब ये देख रहा है HTML एट्रीब्यूट्स, तो हमें चाहिए क्लास, तो btn आउटलाइन प्राइमरी, होगा फ्लोट एंड। रन करके देख लेते हैं। ठीक है, एक आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो ये दे रहा है, पीछे कुछ पैरामीटर ले रहा है, उसकी वजह से वो नहीं जा रहा है। तो हमें यहाँ पे वापस आ जाना है, एक्शन नेम, राउट वैल्यूज, तो राउट वैल्यू हमको देनी है नल। ठीक है, बैक, रीलोड। ठीक है, सही से काम कर रहा है डैशबोर्ड, रजिस्टर यूज़र। लेकिन जो यूज़र हमने सेव किए थे डेटाबेस के अंदर उसको हमको शो करना है, तो इसके लिए एक मॉडल हमको लेना है। मॉडल हमने पहले से बनाया हुआ है VM, उसी को हम यूज़ करने वाले हैं। मॉडल के अंदर जाएंगे, ये वाला मॉडल, तो यहाँ पे जो हमने मॉडल मेंशन किया है तो उसको ही कॉपी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़र्क इतना होगा कि जो आप मॉडल यहाँ पे देख रहे हो तो वो सेव हो रहा था सिंगल में, कि एक यूज़र आप सेव कर रहे हो, लेकिन आप जब यहाँ पे शो करोगे तो मल्टीपल यूज़र शो करने वाले हो, तो उसके लिए आपको डिफाइन करना है लिस्ट, तो वो आ जाएगा लिस्ट के अंदर। ठीक है, और आप लूप घुमाने वाले हो टी बॉडी का नहीं, उसके अंदर जो TR है उसका लूप घूमेगा। तो उसके लिए आपको लिखना है, आपको फॉर ईच लिखना है, लेकिन उससे पहले मैं एक सीसाप की कंडीशन लिख रहा हूँ। इफ कंडीशन, इफ मॉडल नॉट इक्वल टू नल एंड मॉडल डॉट काउंट ग्रेटर देन 0। तो ये जो लिस्ट है, तो लिस्ट अगर नल आया, नल ना हो और उसकी काउंट ग्रेटर देन 0 हो, तभी जाके लूप घूमना चाहिए। TR, ठीक है, कंट्रोल KD। ठीक है, अब उसके अंदर फॉर ईच हम लगाएंगे, फॉर ईच कंट्रोल KD वेयर यूजर इन मॉडल। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही आएगा। उससे बेहतर है कि हम लिखते एक और नया बना लें, इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I प्लस प्लस, और I को भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो आप हेडर में जाओगे तो नाम हमने पहले लिया है, तो नाम दे देते हैं। तो यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, यूज़र डॉट लास्ट नेम, तो ये जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम को ज्वाइन करके दिखाएगा। अब आ जाएंगे यूज़र डॉट ईमेल, यूज़र डॉट क्रिएटेड वन, यूज़र डॉट लास्ट लॉकडाउन। अब इसकी मैं टाइप देख लेता हूँ, क्रिएटेड वन स्ट्रिंग सही है। और अगर तो ना हो, ये मॉडल नल मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें करना है एल्स कंडीशन लगा के अब हमें व्यू तो हमने रेडी कर लिया, लेकिन हमको अभी डेटा भी फैच करने हैं। तो उसके लिए कंट्रोलर क्लोज कर दूंगा, होम कंट्रोलर पे आ गया मैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फिर से अगेन
जो हमने अकाउंट कंट्रोलर के अंदर किया था यूजिंग पूरा कॉपी कर लेता हूँ, होम कंट्रोलर के अंदर पेस्ट कर दिया और इसको डिलीट किया और इसका रेफरेंस ऐड करने के लिए कंट्रोल डॉट ऐड कर लिया। अब सेव चेंजेस वाला हमें रिमूव कर देना है, ये भी कर देना है, ये भी कर देना है। ठीक है, इतना तो हमने कर लिया। वेयर यूजर्स इज इक्वल टू db डॉट यूजर रजिस्टर डॉट टू लिस्ट नहीं लिखता मैं अभी, इतना लिखना है। अब फॉर ईच लगाना है, वेयर यूजर इन यूजर, क्योंकि हमको मैप करना है व्यू मॉडल के अंदर, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब इसको कॉपी किया, इसके अंदर रख दिया। अब हम यहाँ हमारे पास डेटाबेस से जितने भी यूज़र है हमको यहाँ पे मिल जाएंगे और उस सारे यूज़र को मैं 1 बाय 1 VM वाले मॉडल के अंदर बाइंड करूँगा। तो ये वाला मॉडल नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे आ जाएगा VM। तो हमारा VM का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं अभी, तो लग देंगे VM यूज़र। इसको नया कुछ जनरेट करने की ज़रूरत नहीं, जो डेटाबेस से आएंगे वो आईडी हम रख देंगे यहाँ पे। आईडी फर्स्ट नेम की जगह यूज़र डॉट फर्स्ट नेम, यूज़र डॉट ईमेल, रजिस्टर पासवर्ड हमको शो करना नहीं है। क्रिएटेड ऑन में यूज़र डॉट क्रिएटेड ऑन डॉट टू स्ट्रिंग, हाँ अच्छा टू स्ट्रिंग में कर देते हैं। फॉर्मेट हम रख देते हैं dd MMMYYY। कब क्रिएट हुआ था वो डेट डाल दी। अब लास्ट लॉग्ड ऑन के अंदर यूज़र डॉट लास्ट लॉग ऑन, उसके बाद टू स्ट्रिंग, इसका भी सेम फॉर्मेट रख देते हैं dd MMYYY। अब यहाँ पे आप देख सकोगे कि मैंने क्वेश्चन मार्क लाया। क्वेश्चन मार्क हम उस वाली फील्ड के, अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊँ राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन या तो F12 करके, तो आप यहाँ पे देखोगे नलेबल है। तो नलेबल जो फील्ड होती है तो उस और जब नलेबल फील्ड प्लस डेट टाइम ऑब्जेक्ट होता है तब जाके आप यहाँ पे डायरेक्ट आपको डेट टाइम नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट टू स्ट्रिंग लिखने की कोशिश करूँ तो ये मुझे डेट टाइम का एक्सेस नहीं कर देने का, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा वैल्यू, तब जाके मुझे डेट टाइम डॉट वो मिल जाएगा। डेट टाइम की सारी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो कुछ डेज आवर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है। और जब भी मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाता हूँ तो उसका मीनिंग ये है कि अब जब मुझे नल मिलेगा, अगर ये प्रॉपर्टी मुझे नल मिलती है तो क्या आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डबल क्वेश्चन मार्क करके मैंने लिख दिया है कि NA। अगर लास्ट लॉगिन डेटा मुझे डेटा यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो मैं सिंपली NA शो कर दूंगा। अब हमने मॉडल तो क्रिएट कर लिया, लेकिन हमको एक मॉडल मास्टर मॉडल चाहिए जो ऊपर से हम पहले डिफाइन कर लेंगे। लिस्ट ऑफ VM रजिस्टर मॉडल इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ। अब जब भी लूप घूमेगा उसके अंदर हमें वाला मॉडल डॉट एड VM यूजर। अब लास्ट में इसको डिफाइन करेंगे हमको इसके बाहर। ठीक है, अब मॉडल को रिटर्न कर देंगे व्यू के अंदर। तो मैं यहाँ पे गो टू राइट क्लिक करके गो टू व्यू पे जा रहा हूँ। ये मेरा मॉडल बाइंड है और जो इसके अंदर से मैं भेजूंगा
जो मॉडल यहाँ से फिलअप करके होगा पास, तो वो यहाँ पे लूप में दिख जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे रन करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। डेट की प्रॉपर्टीज़ हमने जो फॉर्मेट सेट किया था वो ऐसा दिख रहा है। लास्ट लॉगिन, तो हमें अभी लॉगिन फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट नहीं की है। एक और यूज़र ऐड करके देख लेते हैं, अनिल प्रजापति, anil@gmail.com 11 सबमिट किया, हिट हुआ F5, यूज़र एडेड सक्सेसफुली, डैशबोर्ड पे आ गया, तो अनिल हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमने, जैसे कि मैंने बताया कि लॉगिन फंक्शनैलिटी अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं की है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लॉगिन फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम पूरा वन काइंड ऑफ एप्लीकेशन पूरा बिल्ड करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेरे ब्लॉग की लिंक रख दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको रिफ़र कर सकते हैं, जो पूरा कोड है तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। सो थैंक यू अगेन गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।